रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। दोस्तों, मैं अमिताभ बच्चन। मैं आज आपको मेरी जिंदगी के किस्से सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, कैसे मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई और मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मेरी कहानी। दोस्तों, मेरा जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे माता पिता के पारिवारिक दोस्त पंडित अमरनाथ झा जी ने मेरा नाम इनकलाब रखने की सलाह दी। लेकिन तभी सुमित्रा नंदन पंत जी मेरे घर पर आए और मुझे देखा और मेरे पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी को बोले कि इसका नाम अमिताभ होना चाहिए दोस्तों, जिससे मेरा नाम अमिताभ रखा गया। दोस्तों, मैंने प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, शेरवुड कॉलेज, नैनीताल में की थी। उसके बाद दोस्तों आगे की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के कैरोडीमल कॉलेज से पूरी की। दोस्तों, कॉलेज में मुझे नाटकों में काम करने का बहुत मौका मिला। कॉलेज के ड्रामा प्रमुख फ्रैंक ठाकुरदास भी मेरी आवाज के दीवाने हो गए थे। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि थिएटर के प्रमुख प्रताप शर्मा के भाई को एक नाटक के लिए प्रमुख रोल के लिए चुना गया, लेकिन उन्होंने निजी कारण से नाटक में काम करने से मना कर दिया। ठाकुर साहब परेशान हो गए कि अब ये रोल किसको जाए। तभी मैंने मौके पर चौका मारा और मैंने वो रोल करने को कहा। दोस्तों, ठाकुर साहब तैयार हो गए। दोस्तों, मैंने रोल का बहुत फायदा उठाया और बहुत अच्छे से रोल को निभाया। सबने मेरी प्रशंसा की। उसके बाद मैंने मिरांडा हाउस वाला नाटक रेप ऑफ द बेल्ट में शानदार अभिनय किया। दोस्तों, कुछ समय के बाद मेरी बीए की पढ़ाई पूरी हो गई थी, जिस कारण मैं कोलकाता में नौकरी करने चला गया। वहां 2 साल तक मैंने काम किया। लेकिन दोस्तों, मुझे तो हीरो बनना था ना। काम करते करते हमेशा यही सोचता था कि मैं कब हीरो बनूंगा और मुंबई जाऊंगा। भगवान से यही प्रार्थना करता था। दोस्तों, फिर मेरे भाई ने मेरी फोटो फिल्म फेयर माधुरी कॉन्टेस्ट में भेज दी, क्योंकि मेरा भाई अजिताभ मेरे टैलेंट को अच्छे से जानता था। लेकिन दोस्तों, मेरा फिल्मों में चयन नहीं हुआ। मैं रिजेक्ट पे रिजेक्ट होते जा पर रहा था। कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा था। मैं कोशिश करता रहा। दोस्तों, मेरी माताजी की फिल्मों में जान पहचान अच्छी थी। एक बार माताजी ने मशहूर निर्देशक सावन कुमार टाक से भी मेरे बारे में बातचीत किया, क्योंकि उस समय सावन कुमार टाक मिर्जा गालिब पर एक फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे। सावन कुमार टाक जी ने मुझे काम देने की सोच भी लिया था, परंतु उसके आसपास के दोस्तों ने मन मना करवा दिया, यह कहकर कि मेरी हाइट ज्यादा है कि मैं मिर्जा गालिब रोल के लिए फिट नहीं बैठूंगा। फिर दोस्तों, सुनील दत्त जी माताजी के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मशहूर निदेशक B.R. चोपड़ा जी को मेरा स्क्रीन टेस्ट लेने को कहा था और B.R. चोपड़ा जी मेरा स्क्रीन टेस्ट लेने को तैयार हो गए। दोस्तों, मुझे इस समय लगा कि मेरा फिल्मी सफर शुरू होने वाला है। मैं बहुत खुश था, लेकिन दोस्तों, स्क्रीन टेस्ट होने के बाद भी मेरा बुलावा नहीं आया। मैं बहुत निराश हुआ। सफर बहुत ही कष्टदायक था। मैं जहां भी कदम रख रहा वहां ही ना हो रही थी। कुछ निर्देशकों ने तो फिल्मों में जाने के लिए मुझे सीधा मना कर दिया था, यह कहकर कि आपकी बस की बात नहीं है फिल्मों में काम करना, कोई और काम कर लीजिए दोस्तों, जिससे मेरा हौसला टूटने लगा था। परंतु दोस्तों, भगवान को तो मेरा परीक्षा लेना था ना। मैंने भी हार नहीं माना। देखते ही देखते कुछ समय बाद मुझे पहली फिल्म मिल ही गई, जो अहमद अब्बास जी ने दी, और बोले कि 5,000 ही हम आपको इस फिल्म के लिए दे पाएंगे। मुझे 5,000 की नई फिल्म मिलने की चाहत थी। मैं काम चाहता था। काम मिलता है तो पैसे तो अपने आप मिल जाएंगे। दोस्तों, मैंने कलकत्ता की नौकरी छोड़ दी सिर्फ फिल्मों के लिए। मैंने 15 फरवरी 1969 को पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी साइन किया। मैंने 7 हिंदुस्तानी फिल्म बहुत मेहनत और लगन से की, जिससे मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। लेकिन दोस्तों, भगवान को और ही मंजूर था। दोस्तों, मेरी पहली फिल्म के बाद लगातार 10 फिल्म फ्लॉप हुई। मैं बहुत निराश था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बहुत टूटने लगा था। मैं जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे थे। मुझे फिल्में भी मिल रही थी, परंतु फिल्मों का फ्लॉप होना मेरे लिए परेशानी बनते जा रहा था। लेकिन दोस्तों, समय का चक्कर ऐसा घुमा, एक फिल्म जो प्रकाश मेहरा जी बना रहे थे मुझे मिली। क्योंकि कई स्टारों ने वो फिल्म करने से मना कर दिया था, तो प्रकाश मेहरा जी ने वह फिल्म मुझे करने को कहा, जिससे वह फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसका नाम था जंजीर। दोस्तों, इस प्रकार मेरा सुपरस्टार बनने का सफर शुरू हुआ। फिर मैंने कभी पीछे नहीं देखा। जंजीर फिल्म के बाद मेरा सफर असाधारण रूप से बदल गया। यह फिल्म केवल एक बॉक्स ऑफिस पर हिट ही नहीं थी, बल्कि यह खुद में एक क्रांति थी। इसने मुझे एक नई पहचान दी।
मैं अचानक एंग्री यंग मैन के रूप में दर्शकों के दिलों में बस गया। हर कोई मेरी अभिनय कुशलता और गहनता के प्रति आकर्षित हुआ, जिससे मुझे दर्शकों का प्यार और स्नेह प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसके बाद मैंने लगातार एक के बाद एक हिट फिल्मों की धारा में प्रवेश किया। दीवार फिल्म ने मुझे सिनेमा के इतिहास में अमिट स्थान दिलाया। इस फिल्म में मुझे संवाद और एक्शन सीक्वेंस ने दबंग छवि प्रदान की। इसके बाद शोले फिल्म आई, जो न केवल भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है, बल्कि इसमें मेरा चरित्र भी दर्शकों के बीच अमर हो गया। उसके बाद दोस्तों, मेरी चुपके चुपके और अमर अकबर एंथनी जैसी कॉमेडी और पारिवारिक फिल्मों ने मेरी विविधता को दर्शाया। दर्शकों ने यह भी देखा कि मैं गंभीर भूमिकाओं के साथ साथ कॉमेडी भी अच्छे से कर सकता हूँ। इन सफलताओं ने मुझे एक मुकाम पर पहुंचा दिया, जहां मैं केवल एक अभिनेता न होकर भारतीय सिनेमा के प्रतीक बन गया। उसके बाद मेरी फिल्म त्रिशूल और डॉन लोगों के दिलों पर छा गई। इन एक्शन ड्रामा फिल्मों ने मेरे करियर को नया आयाम दिया। मेरे गहन संवाद और अदाकारी ने दर्शकों को रोमांचित किया। दोस्तों, मैंने मेरी हर फिल्म में व्यक्तित्व की नई परतों को उजागर किया। इसी के साथ सत्य पे सत्ता फिल्म मेरी बहुमुखी प्रतिभा को और निखारा, जो लोगों बहुत पसंद आई। दोस्तों, अगर मेरे सफर पर नजर डालें तो ये साफ होता है कि मैंने बॉलीवुड को एक नई दिशा दी। एक अभिनेता, निर्माता और खुद एक सशक्त आइकॉन के रूप में मैंने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। दोस्तों, हर फिल्म के साथ मैंने नए मानक स्थापित किए और अपने फैंस के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया। यही कारण है कि मैं आज भी इस सदी के महानायक के रूप में जाना जाता हूँ। इस प्रकार जंजीर के बाद का मेरा सफर न केवल मेरी व्यक्तिगत उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। दोस्तों, मैंने जो लकीर खींची है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को जो मेरे लिए दिल दहला देने वाला पल था, मैं अपनी सुपरहिट फिल्म कुली की शूटिंग में लगा हुआ था। इस फिल्म में मुझे एक ऐसा दृश्य फिल्माना था जहां एक्शन का तड़का लगाने के लिए अभिनेता पुनीत ईसर के साथ जोरदार फाइट सीन शूट होना था। सीन की प्रस्तुति का उत्साह जैसे जैसे बढ़ा, फिल्म के सेट पर कोई नहीं जानता था कि यह पल कितनी बड़ी त्रासदी में बदलने वाला था। दोस्तों, जैसा कि फिल्म के ट्रैक में बताया गया था, पुनीत ईसर को मुझको मुक्का मारना था और इसके बाद मुझे एक टेबल पर गिर जाना था। लेकिन जब यह सीन वास्तविकता में रूपांतरित हुआ तो टाइमिंग कुछ गड़बड़ हो गई। पुनीत ईसर का मुक्का मेरे पेट पर सही तरीके से लगा और मुझे टेबल के कोने से जोरदार टकराहट का सामना करना पड़ा। इस घटना ने मेरी जीवन की धारा को बदल दिया, क्योंकि मैं गंभीर चोट का शिकार हो गया था। तभी मुझे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि मेरी हालत नाजुक है। तत्काल ऑपरेशन किया गया, जिसमें मेरे पेट का एक बड़ा हिस्सा निकालना पड़ा। उस समय पूरे देश में स्थिति चिंताजनक थी। मेरे प्रशंसक, जिनमें लाखों लोग शामिल थे, मेरे ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। देश के सभी कोनों में मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में दुआएं मांगी जा रही थीं। दोस्तों, लगभग 2 महीने तक मेरे लिए यह जीवन और मौत का संघर्ष बना रहा। कई ऑपरेशनों के बाद मुझे एक बार फिर से हर किसी की भावनाओं का केंद्र बनते हुए अपनी टूटती हुई जिंदगी में सुधार नजर आने लगा। यही समय था जब डॉक्टरों ने इसे चमत्कार बताना शुरू किया। इस हादसे के बाद जब मैं ठीक हो गया तो मैंने उसी सीन को फिर से शूट किया। मेकर्स ने तय किया कि फिल्म में उस दृश्य को वैसे ही रखा जाएगा जिस स्थान पर मुझे कुपुर्द किया गया था। रिलीज के वक्त फिल्म के क्रेडिट में यह उल्लेख किया गया कि इसी सीन में अमिताभ को गंभीर चोट लगी थी। दोस्तों, यह त्रासदी केवल एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि यह मेरे लिए एक नया अध्याय साबित हुआ। मैंने इसे अपने जीवन का एक टर्निंग पॉइंट माना। इस हादसे के बाद मेरा न केवल अपने कैरियर में, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी और बेहतर स्थान बन गया। दोस्तों, आज भी मैं इस किस्से को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक मानता हूँ। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को मेरे द्वारा की गई गलती के बारे में बताता हूँ, और वो गलती थी 1984 में राजनीति में प्रवेश किया। और दोस्तों, मैं राजीव गांधी जी का करीबी मित्र बना और इलाहाबाद से चुनाव भी जीत गया। लेकिन दोस्तों, मैं राजनीति को समझ नहीं सका, जिसके कारण मुझे राजनीतिक भ्रष्टाचार और विवादों का सामना करना पड़ा। राजनीति के कारण मेरी लोकप्रियता गिरती जा रही थी। मेरी फिल्में भी अब दर्शकों को आकर्षित करने में नाकाम रहने लगीं। 80 के दशक के अंत तक कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं और उनके स्टारडम में गिरावट देखी गई। तभी मैंने 3 साल बाद राजनीति छोड़ दी। उसके बाद दोस्तों 1995 में मैंने अपनी कंपनी ABCL की स्थापना की, लेकिन यह कंपनी भी घाटे में चली गई। मिस वर्ल्ड 1996 का आयोजन भी सफल नहीं हो सका।
जिसके कारण मुझे भारी कर्ज का सामना करना पड़ा। पैसा लेने के लिए लोग घर पर आने लगे थे और मुझे धमकियां देने लगे थे। मैं बहुत परेशान हो गया था। दोस्तों, मेरे पास पैसे की इतनी कमी हो गई कि मैंने अपना प्रसिद्ध बंगला प्रतीक्षा भी गिरवी रखना पड़ा था। हालांकि मैंने हार नहीं मानी और मैं यश चोपड़ा जी के पास गया काम मांगने के लिए। तब मुझे मोहब्बतें फिल्म में काम मिला और मुझे हौसला मिला। दोस्तों, फिर मैंने छोटे पर्दे पर कदम रखा। कौन बनेगा करोड़पति 2000 में कौन बनेगा करोड़पति शो ने पुनः लोकप्रियता दिलाई। इसके बाद कभी खुशी कभी गम, बागबान, ब्लैक और पा जैसी फिल्मों ने मुझे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। दोस्तों, मेरी यह कहानी न केवल संघर्ष और तपस्या का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाती है कि जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचते हुए भी कठिनाइयां आ सकती हैं, पर निरंतर प्रयास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।